अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हम करने वाले हैं जी लेसन नंबर 14 ऑफ एस टी 630 जो कि है आपका रिसर्च से रिलेटेड। और इसमें हम बात कर रहे थे एथिकल इश्यूज़ इन रिसर्च की। 13 लेक्चर इसकी स्टार्टिंग था और ये आगे इसकी कंटिन्यूटी है। पहले आप 13 लेक्चर सुन लें, अगर आपने 14 नहीं सुना तभी आपको ये समझ आ पाएगा। अच्छा जी, हमने बात की थी एथिकल इश्यूज़ की। एथिकल इश्यूज़ से मुराद ये होता है कि किसी की भी फीलिंग्स, किसी को भी किसी के टाइप का मोरल, किसी का हर्ट ना हो, किसी टाइप की आपको कोई इरेगुलरिटीज़ फील ना हो, कोई गलत तरीके का इस्तेमाल ना किए हों, किसी को धोखा ना दिया गया हो, किसी की प्राइवेसी को इन्वेड ना किया गया हो, किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी को रिलीज़ ना किया गया हो। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं हुई हैं तो सही है, आपका जो रिसर्च वर्क है उसमें सारे एथिकल पॉइंट्स कवर्ड हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो उसमें एथिकल इश्यूज़ हैं। अब बात करते हैं जी डिसेप्शन की। डिसेप्शन ये होती है जब आप जो आपके अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके रिसर्च में सब्जेक्ट्स होते हैं, आप उनको हकीकत नहीं बताते, आप उनको सच नहीं बताते कि आप किस लिए ये रिसर्च कर रहे हो। कभी आप उनको आधा सच बताते हो और कभी आप उनको बिल्कुल भी सच नहीं बताते हो, ठीक है। अब इसके कुछ रीज़न्स होते हैं। एट टाइम्स ये किया जाता है इस नीयत से टू वाकई ही डिसीव पीपल, उनको धोखा देने की नीयत से किया जाता है। बट एट टाइम्स दिस इज़ डन और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ डन ताकि आप किसी किस्म का बाइसिज्म अवॉइड कर सको। क्योंकि मोस्टली अगर आप उनको बिल्कुल एग्जैक्ट रीज़न बता दोगे कि आप किस लिए ये सब कुछ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं चाहते अनचाहते अनइंटेंशनली वो लोग बाइस्ड हो जाएंगे, उनका बिहेवियर किसी एक तरह का हो जाएगा जो कि आपकी स्टडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसमें आपको कोशिश करनी होती है कि आप उनको हाफ ट्रुथ बता दो, दैट इज़ कंसिडर बेटर। उसके अलावा इस तरह की भी डिसेप्शंस हो जाती हैं कि अगर आप किसी पार्टी के साथ आप ये कॉन्फिडेंशियलिटी रखने का मुआहदा करते हो कि आप किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी रिलीज़ नहीं करोगे, और उसके बाद आप उनकी जो भी उनकी क्या कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप रिलीज़ कर देते हो, बाहर पब्लिक में दे देते हो, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। मोस्टली अगर आप पूछें साइंटिस्ट से या रिसर्चर से तो डिसेप्शन का वो यही रीज़न बताते हैं कि अगर हम बिल्कुल A to Z अगर हम बता दें जो भी हम करने वाले हैं, तो उससे हमें कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकेंगे, ठीक है। व्हेन पॉसिबल एन एक्सपेरिमेंट और इंटरव्यू शुड बी रीडिज़ाइन टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन डिसेप्शन। कोशिश यही की जाती है कि दोबारा रीडिज़ाइन कर लिया जाए, कुछ चेंजेस कर लिए जाएं ताकि डिसेप्शन कम से कम हो। लेकिन स्टिल ये पार्ट बन जाता है, क्योंकि आप बिल्कुल अगर बता दोगे तो आपकी रिसर्च अच्छी कंडक्ट नहीं होती। इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट ये है कि आप बेसिकली एक तो आप साइन करते हो, मोस्टली केसेस में आप साइन करते हो एक एग्रीमेंट बनाकर कि आप इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को नहीं रिलीज़ करोगे, और अगर आप करते हो तब भी आप उनकी प्रॉपर कंसेंट लेते हो कि आप करोगे। उसके अलावा आप कुछ राइट्स देते हो सब्जेक्ट्स को कि वो अपने मर्ज़ी के आंसर्स दें, अगर वो नहीं देना चाहते वो ना दें, अगर वो छोड़ के जाना चाहते हैं तो वो छोड़ के जा सकें। आप उनका पूरे तरीके से हर तरह का कंसेंट अपने उसमें रिसर्च में शामिल करते हो। इन सिचुएशन वेयर रिस्पोंडेंट्स आर इंटेंशनली और एक्सीडेंटली डिसीव्ड, दे शुड बी डीब्रीफ्ड वंस द रिसर्च इज़ कंप्लीट। अब आता है अगला स्टेप डीब्रीफिंग का। अगर हमें लगता है कि कहीं उनका कंसेंट हमने नहीं लिया या उनको हमने डिसीव किया है, उनको धोखा दिया है, तो उस पर बात आती है डीब्रीफिंग की। डीब्रीफिंग के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप शॉर्ट के लिए देख लें। एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी डिसेप्शन, आपने जो भी डिसेप्शन किया, जो भी ज़्यादती की, जो भी गलत बयानी की, उसको आप बयान करो। फिर नए सिरे से आप उन्हें हाइपोथेसिस भी बताओ, गोल भी बताओ, पर्पस भी बताओ। पोस्ट स्टडी शेयरिंग ऑफ द रिजल्ट्स, पर बताओ कि ये हमने किया तो इसके क्या रिजल्ट्स निकल कर आए। पोस्ट स्टडी फॉलो अप मेडिकल और साइकोलॉजिकल अटेंशंस, उसके बाद आप उनसे पोस्ट स्टडी भी हाल वाल करते रहते हो कि उन पर आया उस स्टडी का कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ। वैसे तो आप जनरल कर सकते हो, लेकिन अगर कोई आपकी स्टडी इतनी इंटेंस थी, जैसे कि कोबेडियंस वाली स्टडी की गई जिसमें उनको ये जाहिर किया गया कि उनको बहुत इलेक्ट्रिक शॉक्स लग रहे हैं और उनको एक सदमा पहुंचा, तो उसमें आप साइकोलॉजिकल अटेंशन भी दे सकते हो कि कहीं उनकी मेंटल कंडीशन पर किसी तरह का प्रॉब्लम्स तो नहीं आई। अच्छा, ये चीज़ कंसिडर की जाती है कि अगर डीब्रीफिंग कर दी जाए, मतलब अगर डिसेप्शन भी हुआ है और इस नीयत से डिसेप्शन हुआ है कि ऑफकोर्स आप बता नहीं सकते थे कि उसमें बाइसिज्म आ जाता या रिजल्ट्स आपको अपनी मर्ज़ी के ना मिलते, तो आप फिर उसके बाद जब डीब्रीफिंग करते हो ना अपने
पार्टिसिपेंट्स को या जिनको आप सब्जेक्ट्स कहते हो, उनको जब आप सारी चीज़ें बताते हो, जब आप उनको रिज़ल्ट बताते हो, तो ये देखा गया है कि इससे वो लोग काफ़ी हद तक पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं। फिर उनको रिसर्चर से मुतल्लिक अच्छा महसूस होता है और वो आगे भी आने वाली रिसर्चेज में पार्ट लेते हैं और मतलब उनका एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो जाता है। राइट्स टू प्राइवेसी, अगेन वही बातें हैं, बार बार घुमा घुमा के कान यहाँ से पकड़े वहाँ से पकड़े, वन एंड द सेम थिंग, कि आपने प्राइवेसी नहीं देनी, प्राइवेसी किसी को नहीं देनी, आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी, ठीक है, बिल्कुल भी किसी भी किस्म की, और की जाती है तो ये बहुत ज़्यादा अनएथिकल कंसिडर किया जाता है। अगेन पर्सन को राइट है कि अगर वो किसी एक ख़ास टॉपिक के मतलब बात नहीं करना चाहता, किसी ख़ास मतलब के टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आंसर नहीं करना चाहता, बीच में इंटरव्यू छोड़ के चला जाना चाहता है, फ़ोन पे इंटरव्यू देना चाहता है, कुछ लिमिटेड टाइम में आना चाहता है, इट्स ऑल अप टू हिम। ये पॉइंट्स में सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर। इन्फॉर्म रिस्पॉन्डेंट ऑफ देयर राइट टू रिफ्यूज़ टू आंसर्स, वो मना कर सकते हैं, ये उन्हें पता होना चाहिए। ऑब्टेन परमिशन टू इंटरव्यू रिस्पॉन्डेंट्स, उनसे पहले परमिशन लें, ठीक है। फिर फील्ड या फ़ोन इंटरव्यूज़ जो भी उनको कन्वीनियंट हैं वो अरेंज किए जाएँ। जो टाइम है उसको देखा जाए उनकी मर्ज़ी के मुताबिक। रिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन टू पब्लिक बिहेवियर ओनली, और अगर आपको उनसे बिल्कुल भी कोई वेलकमिंग एटीट्यूड नहीं मिल रहा, किसी ख़ास रिजिड जगह के वो सब्जेक्ट्स हैं, तो फिर आप वहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन से भी काम चला सकते हो। द ऑब्लिगेशन टू बी ट्रूथफुल, जब एक सब्जेक्ट इन सारी बातों के बावजूद अपनी मर्ज़ी से इस रिसर्च में आने का दावा करता है, तो हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो सच बोलेगा, ट्रूथफुल होगा अपने हर रिस्पॉन्स में। एथिक्स एंड द स्पॉन्सर्स का और एथिक्स का भी आपस में ताल्लुक़ है, क्योंकि एट टाइम्स बीच में डील करने वाला इज़ लाइक अ पपेट, और मेन गेम स्पॉन्सर खेल रहे होते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ स्पॉन्सर या पर्पस नॉन डिस्क्लोजर की अगर बात की जाए, या स्पॉन्सरशिप नॉन डिस्क्लोजर की बात की जाए, तो इसमें सारों में एक ही बात को कवर किया गया है कि एट टाइम्स स्पॉन्सर्स जो होते हैं वो भी अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी रखना चाहते होते हैं, वो भी डिस्क्लोजर नहीं करना चाहते। एट टाइम्स बहुत बड़े ब्रांड्स होते हैं जो कि चाहते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया तो हमारे नाम पे असर आएगा, तो हम उनको वैसे ही साइड पे ना वो ट्राई करके देखते हैं कि आया ये काम करता है या नहीं करता। फिर इनके पास ये भी ऑप्शन होता है कि इनको ये भी होता है कि अगर हमको बहुत बड़ी चीज़ लॉन्च करने वाले हैं तो उससे पहले जैसे टेस्ट किया जाता है, और अगर राइवलरी में कोई इनके साथ उस चीज़ में उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो इस टाइप की चीज़ों की वजह से ये लोग अपनी स्पॉन्सर्स जो होते हैं ये भी कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं और अपने आप को नहीं बताते। राइट्स टू क्वालिटी रिसर्च, providing research design appropriate for the research question, maximizing the sponsor value for the resource expended, providing data handling and reporting techniques appropriate for the data collected. राइट टू क्वालिटी रिसर्च, ऑफ कोर्स स्पॉन्सर का हक है कि उन्हें क्वालिटी रिसर्च मिले। अगर उन्होंने किसी को हायर किया है तो आपका काम है कि आप उन्हें एक अच्छा डिज़ाइन करके दें, अप्रोप्रिएट रिसर्च क्वेश्चन दें, उनके रिसोर्सेज को एक्सपैंड करें, यूज़ करें, अच्छा यूज़ करें, एक अच्छी टेक्निक उनके सामने लेकर आएँ। स्पॉन्सर्स एथिक, violating respondent confidentiality, changing data, creating false data. लेट्स सपोज कि हमने जो फील्ड में हमारा काम था वो बहुत अच्छा हो गया, अब आगे जाके स्पॉन्सर्स ख़राबी कर देते हैं, मतलब उन्होंने कॉन्फिडेंशियलिटी उन्होंने वायलेट कर दी, हमने नहीं की, जो हम रिसर्चर्स थे हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने कर दी। या एट टाइम्स किसी जगह का डाटा अगर उन्हें लग रहा है कि ये बहुत ख़राब है तो उसको गलत कर दिया, मतलब सही तरीके से बढ़ता हुआ दिखा दिया या गिरता हुआ दिखा दिया, अपनी मर्ज़ी से बाइसिज्म दिखा दिया, कुछ भी इस टाइप का जब ये लोग करते हैं तो वो इनकी साइड पर ब्लेम चला जाता है। Research and team members, another ethical responsibility of researchers in their team's safety as well as their own. Again, आपको जब रिसर्च करना है, आपको फील्ड में जाना है, आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर टीम। और उसके अलावा जो आपका स्पॉन्सर है उसकी भी आपको जो एनोनिमिटी है, जो उसको कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, उसको आपने बरकरार रखना है। सेफ्टी, इट इज़ द रिसर्चर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिज़ाइन अ प्रोजेक्ट टू द सेफ्टी ऑफ ऑल इंटरव्यूअर्स, सर्वेयर्स, एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा जी, आपने ये कोशिश करनी है कि जितने भी सब्जेक्ट्स आने वाले हैं अपनी टीम मेंबर की भी सेफ्टी रखो, और जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं उनको भी किसी ऐसी रिसर्च में इन्वॉल्व ना करो कि उनको किसी भी किस्म का नुकसान हो। Ethical behavior of assistants, researchers should require ethical compliance from team members just as sponsors expect ethical behavior from researchers. Assistants are expected to carry out the sampling plan, to interview or observe respondents without bias.
जब एक रिसर्चर आगे मज़ीद असिस्टेंस रखता है तो उससे भी तवक्को की जाती है कि वो भी सारे एथिकल बिहेवियर्स को फुलफ़िल करेगा। अगेन प्रोटेक्शन ऑफ एनोनिमिटी, सेम 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 बात कि सब इंसान जो अपनी एनोनिमिटी मेंटेन रखना चाहते हैं, स्पॉन्सर हो गया, आपके क्या बोलते हैं इनको, हम सब्जेक्ट्स हो गए, आपने उन सब की कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, एनोनिमिटी रखनी है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, वेरियस स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स exist for the professional research. Many corporational professional associations and university have code of ethics. These code of ethics have to be enforced. बेसिकली इन सारी चीज़ों को जो हमने डिस्कस किए हैं 13 और 14 लेक्चर में, इन्हें हम कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं और इन्हें हमें हर रिसर्च में अप्लाई करना होता है। आई होप कि आई मेड इट ऑल क्लियर। स्टिल एनी क्वेश्चंस देयर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।